हेलो बच्चों, अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने वेक्टर के बारे में देखा था, जिसमें हम लोग वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज के अलावा और कौन कौन से प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं, यानी स्केलर टेंसर देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि किसी वेक्टर कोई पॉइंट दिया है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, कोई पोजीशन वेक्टर दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, फिर उसके डायरेक्शन रेशियोज, उसका यूनिट वेक्टर, और फिर उस वेक्टर का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनता है, वो एंगल हमने आपको बताया था। आज की क्लास हमारी बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होगी। पहला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स, और दूसरा होगा आपका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हम लोग आज की क्लास में सिर्फ एक वेक्टर पढ़ेंगे, एक प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वो है स्केलर प्रोडक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। उसमें भी सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स का योग, यानी सदिशों का योग, सदिशों का योग। अब ये जो टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वैसे आपको कभी भी बहुत कम चांस है कि आपसे सीधे सवाल पूछे कि एडिशन ऑफ वेक्टर को एक्सप्लेन करिए, कोई भी पेपर में किसी भी जगह। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो आपके किसी भी सिलेबस, किसी भी चैप्टर में कम से कम 2, 4, 6, 10 बार आ ही जाएगा। एडिशन का, वेक्टर एडिशन कहाँ कहाँ जरूरत पड़ सकता है आपका। तो ऐसा फिजिक्स का लगभग कोई भी चैप्टर नहीं है जिसमें आपको वेक्टर एडिशन की जरूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ जहाँ ये जरूर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आगे हमारा चैप्टर आने वाला है, लॉज ऑफ मोशन, यानी फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। उसके बाद फिर आपको ये जरूरत पड़ेगी वर्क, पावर एंड एनर्जी में, ग्रेविटेशन में पड़ेगा, वेरियस फोर्सेस को कैलकुलेट करते समय, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 12th में पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरीके से एक एक जगह, हर जगह, मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ेगा, हर जगह इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इसको बिना समझे बच्चे अक्सर परेशान होते हैं, और मुझे लगता है फिजिक्स जिस वजह से उन्हें सबसे कठिन लगती है, उसका मेन कारण है वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट कैलकुलेट ना कर पाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं इस बात को लेकर के आश्वस्त हूँ कि मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करवा दूंगा, ताकि आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस में उलझे नहीं। मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा, और आप उन बेसिक रूल्स को, गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हुए जाएंगे तो निश्चित रूप से वेक्टर एडिशन में आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं अब लगातार एक टॉपिक जिसको हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, बिना अपना किसी भी तरह का टाइम लॉस किए हुए। अब ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर दो तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है। पहला कि हम आपको सीधे वेक्टर ही दे दें, आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्मेट में। दूसरा तरीका है कि हम आपको वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में ना दे करके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में दे दें, यानी एंगल दे दें और मैग्नीट्यूड दे दें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस फॉर्मेट में, वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, यानी वेक्टर्स का एडिशन इन वेक्टर फॉर्म। तो मान लीजिए आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, कोई भी दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, कोई भी दो वेक्टर दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब आपको लिखा है कि वेक्टर ए की वैल्यू है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और आपको वेक्टर बी दिया हुआ है, बी वेक्टर इक्वल्स टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, और आपसे कहे कि वेक्टर का एडिशन बताओ, रिजल्टेंट बताओ। तो एक सेकेंड, तो मैं आपको बताऊं, मान लिया आपसे पूछे कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, तो सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, सम ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि एस वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट माने परिणामी, रिजल्टेंट माने परिणाम, रिजल्टेंट रिजल्ट। तो रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आपसे पूछ रहा है क्या करेंगे, एकदम सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है।
कुछ भी नहीं करना है। आई कैप क्या बताता है, एक्स एक्सिस में डायरेक्शन में कंपोनेंट बताता है, जे कैप वाई एक्सिस में कंपोनेंट बताता है, और जेड कैप के कैप जेड एक्सिस में कंपोनेंट बताता है। सिमिलरली यहाँ भी है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक्स एक्सिस की चीज को एक्स एक्सिस में जोड़ेंगे, वाई एक्सिस की चीज को वाई एक्सिस में जोड़ेंगे, और जेड एक्सिस की चीज को जेड एक्सिस में जोड़ेंगे। यानी आई कैप में आई कैप जुड़ेगा, जे कैप में जे कैप जुड़ेगा, और के कैप में के कैप जुड़ेगा। तो एकदम सिंपल सा रूल है, x1 x2 ऐड कर दीजिए, ठीक, आई कैप प्लस y1 y2 ऐड कर दीजिए, फिर जे कैप प्लस z1 z2 ऐड कर दीजिए, और के कैप। बस हो गया आंसर। क्लियर है। अब मान लीजिए आपसे कहे इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो जो वैल्यू आएगी उसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है। अगर कहे डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, तो जो वैल्यू आएगी उसका डायरेक्शन कोसाइंस निकाल देंगे। रेशियोज निकालो, निकाल देंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए कहें, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप एंड v वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, then find magnitude of a vector plus vector b, a vector plus vector b। क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड निकालो किसका, ए वेक्टर और वेक्टर बी का। इसका मतलब है कि मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर को सिंपली ऐड करना है, और जब ऐड हो जाएगा तो जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे, तो सिंपल पहले मैं एस वेक्टर निकाल लूं, क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर समीशन है, तो सम कर लिए बराबर आई कैप में जुड़ेगा, आई कैप वाला यानी यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3 आई कैप। यहाँ माइनस जे है और यहाँ प्लस जे है, और ऐड हो रहा, तो माइनस जे में प्लस 5 ऐड होगा, कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है प्लस 4 होगा, तो प्लस 4 जे कैप, और प्लस 5 के कैप और माइनस 3 के कैप में ऐड होगा तो हो जाएगा प्लस का 2 के कैप। ये आपका वेक्टर हो गया एस वेक्टर। अब हमसे कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी निकालो, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। निकाल दीजिए, यही रहा वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैंने आपको बताया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, यानी अंडर रूट में आई कैप का कोफिशिएंट 3 स्क्वायर फिर 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आपका आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 20 और 9 29 आंसर। आपसे कहता है डायरेक्शन को साइंस निकालो, तो भी निकाल देते हैं। आपसे कहता है मैग्नीट्यूड निकालो, तो निकाल ही दिए हैं। आपसे कहता है यूनिट वेक्टर निकालो, तो इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे, मैग्नीट्यूड भी निकल जाता। कोई प्रॉब्लम, ठीक, इस तरीके से। अच्छा मान लीजिए आपसे कहे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालो, तब क्या करोगे, जहां प्लस लिखे थे वहीं यहाँ ब्रैकेट के अंदर वहां क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और इस पर कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ कवर करते रहना है क्वेश्चन को, ताकि हमारा दिक्कत ना हो। अब अगर मान लीजिए आपसे कहे, कोई भी क्वेश्चन देके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस के कैप माइनस 2 जे कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू प्लस 3 के कैप माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, या प्लस ऐसे रहने देते, इतना है।
देन फाइंड पहला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, दूसरा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड। ऐसे सवाल आ गया, तब क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। तो पहले लिख लीजिए, ए वेक्टर की वैल्यू है माइनस आई प्लस के और माइनस टू जे। हमको पता है कि आई जे के फॉर्मेट में रखते हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से इंटरचेंज कर लीजिएगा। अगर नहीं करेंगे तो बहुत चांस है कि आपका गलत हो जाएगा आंसर, निश्चित है। तो माइनस आई माइनस टू जे कैप और प्लस के कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, बी वेक्टर इक्वल टू 3k माइनस टू आई। तो पहले माइनस टू आई लिखेंगे, फिर 3k लिखेंगे। अब इसमें जे है ही नहीं, तो जे का कोफिशिएंट 0 माना जाएगा। अब पहला कह रहा है आपसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसको इसको ऐड करना है। माइनस आई में माइनस टू ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस वन में माइनस टू ऐड होगा माइनस थ्री हो जाएगा, तो माइनस थ्री आई कैप। माइनस टू जे कैप यहाँ है और यहाँ कुछ है ही नहीं, यानी कि सिंपली होगा माइनस टू जे कैप, और फिर प्लस के और प्लस थ्री के, यानी कि प्लस का 4k। क्या आ गया, अब इसका मॉड निकाल दीजिए। तो अंडर रूट माइनस थ्री का स्क्वायर यानी माइनस थ्री का होल स्क्वायर यानी 9, माइनस टू का स्क्वायर यानी कि 4, तो प्लस 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20 और 9 अंडर रूट 29। ये हर बार 29 ही आ जाता है मेरा, पता नहीं कैसे। क्लियर है, बात समझ में आई। अब मान लिया सेकंड पार्ट कह रहा है b माइनस ए, यहां ध्यान रखना होगा। आपसे कह सकता है a माइनस बी, आपसे कह सकता है b माइनस ए, तो आपको निकालना है b वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड। तो पहले b माइनस ए निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, रूल वही है, घटाना है, b में से a को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, माइनस टू आई कैप प्लस थ्री के कैप में से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस आई माइनस टू जे प्लस के, माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो v वेक्टर माइनस ए वेक्टर कितना आएगा। आंसर आप बता भी सकते हैं, पर मैं दिखा दे रहा हूं आपको। माइनस टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक बार कंप्लीटली लिख लिए, क्योंकि देखिए प्लस करते समय इरर होने के चांसेस कम होते हैं, पर माइनस करते समय इरर होने के चांसेस सबसे हाईएस्ट होते हैं, इसलिए वो गलती नहीं करनी है। माइनस टू आई प्लस थ्री के, ठीक है, ये माइनस और माइनस ऐड हुआ प्लस हो जाएगा आई कैप, ये माइनस और माइनस प्रोडक्ट हुआ तो हो जाएगा प्लस टू जे कैप, और ये माइनस और ये प्लस जाएगा माइनस आई के कैप। तो आपका फाइनल आंसर आया माइनस टू आई प्लस आई यानी माइनस आई प्लस थ्री और माइनस के, तो हो जाएगा टू के और प्लस टू जी के, तो प्लस टू जे कैप और प्लस थ्री और माइनस के यानी प्लस टू के कैप। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड वैल्यू। आपको मैग्नीट्यूड पूछा था बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर 1, टू का स्क्वायर 4 और टू का स्क्वायर 4, 4 4 8 प्लस 9 3 अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 यूनिट। ठीक, क्लियर है, प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है, ध्यान रखिएगा कि नहीं प्लस माइनस रूट लिख के आ जाइए, प्लस माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है 3 यूनिट ओनली। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो गया। प्लस है चाहे माइनस है, प्लस है चाहे माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप निकाल लेंगे, क्योंकि आई कैप से आई कैप ऐड होगा, जे कैप से जे कैप ऐड होगा, के कैप से के कैप ऐड होगा। अगर ऑर्डर अलग दिया है तो ऑर्डर सही कर लीजिएगा, फिर करिएगा, गलती नहीं होगी। क्लियर है, चलिए तो अब आते हैं हम लोग, फर्स्ट फॉर्मेट तो आसान था, इन द वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में ही दिया है तब कैलकुलेशंस करने आसान होते हैं। असली दिक्कत आती है जब आपको कह दे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्मेट में दिया है, तब बच्चे फंसते हैं। तो आइए उसको देखते हैं ध्यान से, यानी कि इन मैग्नीट्यूड और इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ये जो रिवीजन क्लास चल रही है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें काम की ही मिलेंगी, अननेसेसरी कोई भी डाटा नहीं मिलेगा, अननेसेसरी कोई टाइम वेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सपोज करिए कि कोई वेक्टर दिया है, वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड पता है आपको, और कोई वेक्टर दिया है, कोई वेक्टर बी, जैसा आपके बुक्स में रहता है वैसे ही मैं आपको करा रहा हूं समझाने के लिए। हम लोग इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। दो वेक्टर्स दिए हैं तो लिख सकते हो लेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली and angle between them is theta, एंगल बिटवीन देम इज थीटा, उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। तो एक वेक्टर दिया है ए, एक वेक्टर दिया है बी, और उनके बीच का एंगल दिया है थीटा। यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। ऐसे केस में ध्यान देना है क्या, जब भी कहे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आप उनको कैसे ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल का बात करें तो दोनों को टेल टू टेल जोड़ना है, ऐसे, ये हेड है ये हेड है, टेल टू टेल जोड़ना है। टेल टू टेल जब ऐड करेंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एज थीटा। ठीक, अब टेल टू टेल ऐड करने के लिए ए यहाँ है, बी यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, ए इसी डायरेक्शन में कुछ था, बी इस डायरेक्शन में कुछ था, तो ऐड कर दिया, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ठीक, अब हमको इसको और इसको जोड़ना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। इनका क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। ए का डायरेक्शन पता था, बी का डायरेक्शन पता था, अब हमको इसका क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास अपने पास कितने रूल हैं, तीन रूल हैं। पहला ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, दूसरा पॉलीगन लॉ, और तीसरा पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, जिसमें से सबसे इजी, सबसे आसान और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको मिलेगा पैरेललोग्राम लॉ से, पर हम लोगों को जानना तीनों चाहिए। तो आइए वन बाय वन करके समझते हैं कि कैसे हम ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं, कैसे हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं, कैसे हम पॉलीगन लॉ यूज करते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, फिर इसी में रिप्रेजेंट कर दूंगा बहुत माइनर शॉर्ट में। और अगर आपको फुल डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको नंबर ड्रॉप दे दूंगा अपना, ताकि आप वहाँ पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप से नोट्स मंगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल लॉ का। ट्रायंगल क्या होता है, तो ट्रायंगल कोई भी ऐसा क्लोज्ड बॉडी होता है जिसमें तीन साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स का प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए कि किसी भी समय सम ऑफ टू साइड्स तीसरे साइड से ज्यादा हो। क्लियर है, किसी भी दो साइड्स का सम तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो ट्रायंगल का साइड हो ही नहीं सकता। जैसे अगर हम कहें 2, 4 और 3, तो 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 होगा, 4 से ज्यादा है। 3 और 4 को ऐड करेंगे 7 होगा, 2 से ज्यादा है। 2 और 4 को ऐड करेंगे 6 होगा, 3 से ज्यादा, यानी 2, 4 और 2, 3 और 4 एक ट्रायंगल के साइड्स हो सकते हैं। तो ट्रायंगल के साइड्स होने की पहली शर्त है कि तीनों साइड्स आपस में
दो को किसी भी दो को ऐड करने पे थर्ड से बड़ा होना चाहिए। तो ट्रायंगल ला कैसे समझें कि ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल क्लियर हो गया। अब भाई ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उन वेक्टर्स को ऑर्डर में जोड़ेंगे, जैसे जैसे आपको जोड़ना है। आपको कह रहा है ए और बी को जोड़ना है, तो आप क्या करिए, ए वेक्टर का पर मैग्नीट्यूड नाप लीजिए कि कितना बड़ा है, उतना बड़े का मैग्नीट्यूड बना लिए, उतना बड़ा वेक्टर बना लिए, ये आपका वेक्टर है। क्लियर हो गया? फिर मेजर कर लीजिए कि बी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उतना ही एंगल एक्स एक्सिस के साथ ये इसके साथ बनाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ए को बना लिए, बी को भी आप बना लीजिए, लेकिन कहाँ, या तो यहां से या तो यहां से। तो आप कहां से बनाएंगे? यहां से बनाएंगे, यानी बी को लाके ए में जोड़ देंगे, बी को लाके ए में जोड़ देंगे। तो जब हम बी को लाएंगे ए में जोड़ेंगे, तो अभी हम पीछे कल की क्लास में बताए थे कि वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटरी कैन मेक ट्रांसलेटरी मोशन without rotating it. Vector can be transferred from one position to another position without rotating it. In that case, there will be no change in the magnitude and direction of the vector. अगर हम वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करते हैं बिना घुमाए, तो उसके इफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यू वही रहती है। तो हम बी को लाके ए के साथ टेल टू हेड जोड़ देंगे इस तरीके से। ये हो गया बी। ठीक, क्लियर हो गया? अब इन दोनों को देखिए ध्यान से, ए के हेड में बी का टेल जुड़ा हुआ है, हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के जैसे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो एक तीसरी साइड बचेगी, तीसरी साइड बी से ए के टेल पे आ सकती है, या ए के टेल से बी के हेड पे आ सकती है। तो तीसरी क्लोजिंग साइड जो कि ए से स्टार्ट होगी और बी पर जाएगी, ये आपका रिजल्टेंट होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैं हिंदी में बता दे रहा हूं, अगर हम दो वेक्टर को, दो सदिशों को परिमाण और दिशा में एक त्रिभुज के दो संगत भुजाओं के रूप में जोड़ते हैं, तो तीसरी भुजा जो त्रिभुज को बंद करती है और ए के सिरे से स्टार्ट होती है, शुरू होती है, वह भुजा हमारे ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। यानी इफ वी रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स एज ए adjacent sides of any triangle in magnitude as well as in direction, then the third closing side starting from the first vector, tail of the first vector will give the resultant of the two vectors. ए से जोड़े बी को, ए और बी के इंड पॉइंट को जोड़ दें, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। देखिए ए का टेल और बी का हेड, तो ये जो एरो जा रहा है ए के टेल से बी के हेड तक, वो एरो हमको ए और बी का रिजल्टेंट देगा, डायरेक्शन में भी और एंगल में भी। ठीक है, तो ये सिर्फ जोड़ने के काम आता है। ये आमतौर पे फिगर बना के जब क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ट्रायंगल लॉ से क्वेश्चन जनरली रिलेट होता है। क्लियर है? तो आई थिंक ट्रायंगल लॉ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे लॉ पे, पॉलीगन लॉ पे। यानी कि यहाँ पे जो ट्रायंगल लॉ का रिजल्टेंट है वो कौन है? थर्ड क्लोजिंग साइड स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो रिजल्टेंट कौन है? थर्ड क्लोजिंग साइड स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, वही रिजल्टेंट है। क्लियर हो गया? अब पॉलीगन लॉ में क्या है? जो चीज हमने ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर्स के लिए किया, वही सेम चीज पॉलीगन लॉ में कई वेक्टर्स के लिए। तो जैसे मान लो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, ई एफ जी एच आई चाहे जितना हो, तो क्या करना है? ए लेना है, ए के
हेड से बी का टेल जोड़ना है, बी के हेड से सी का टेल जोड़ना है, सी के हेड से डी का टेल जोड़ना है, ऐसे जोड़ते हुए चले जाएंगे। जब सब वेक्टर जुड़ गए तब क्या करेंगे, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को ध्यान रखते हुए जोड़ना भाई, ऐसे अंधाधुंध नहीं जोड़ देना। तो जब जुड़ गए तब क्या करना है, ए के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक जाएंगे और जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आएगा वही रिजल्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए ए से जोड़े, बी को जोड़े, बी के बाद सी को जोड़े, सी के बाद डी को जोड़े, डी के बाद ई को जोड़े, यहां तक जुड़ गया। कोई भी शेप बन सकता है, कैसा भी शेप बन सकता है। अब देखिए ए के टेल से अगर हम ई को जोड़ दें तो एक वेक्टर आएगा इधर, ये वेक्टर हमारा है रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, और इसकी वैल्यू होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। इस लॉ का यूज दो जगह हो सकता है, पहला कि आपसे पेपर में लॉ ही पूछ लें तब, यानी रटने वाला चीज है। दूसरा, आपसे क्वेश्चन में फिगर बना के सवाल पूछेगा तब। अदरवाइज जनरली हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। हम लोग सबसे ज्यादा जिस वेक्टर का यूज करते हैं, जिस लॉ का, वो है पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि ये वेक्टर का लॉ हमारे रिजोल्यूशन और वेक्टर में भी काम आता है, वेक्टर एडिशन में भी काम आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट एनालिटिकल मेथड में काम आता है। तो हम लोग इसी को ज्यादा बेस बना करके चलेंगे। ये दोनों सिर्फ स्टेटमेंट्स में काम आएंगे। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको टेलीग्राम चैनल से भी मिल सकता है, और आप हमारे पास कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो मैं कमेंट में ही दे दूंगा। क्लियर है? पर आपको मैसेज करना पड़ेगा सो दैट कि मैं जानूं कि आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ये दो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पैरेललोग्राम लॉ। तो अब आते हैं पैरेललोग्राम लॉ पे, ठीक है? अब आते हैं पैरेललोग्राम लॉ पे। तो अब आएंगे किस पे, पैरेललोग्राम लॉ पे। पैरेललोग्राम लॉ, समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। अब क्या कहता है ये नियम? तो ये नियम कहता है कि मान लीजिए दो वेक्टर हैं, दो सदिश हैं, ए और बी, और ए और बी को हमने किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं के रूप में जोड़ दिया है। ऐसा जोड़ा है कि जैसे वो किसी समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाएं हैं। संगत भुजाएं माने जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, दो संगत भुजाएं हैं। अब जब दो संगत भुजाओं के रूप में जोड़ दिए, कैसे? तो मान लीजिए कि ये आपका हो गया वेक्टर ए, ठीक, और ये हो गया आपका वेक्टर बी, जोड़ दिए, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, जोड़ दिए। तो कहता है, नियम कहता है कि जो तीसरी भुजा होगी, मतलब सॉरी, अगर हम किसी दो वेक्टर को, दो सदिश को समांतर चतुर्भुज के संगत भुजाओं यानी एडजेसेंट साइड्स के रूप में जोड़ दिए हैं, तो जो दोनों के पूंछ से यानी टेल से स्टार्ट होगा वो वाला डायगोनल, कैसे चेक कर लीजिए। अगर ये एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में है तो पैरेललोग्राम की दोनों अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो कुछ इस तरीके का पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा आपका, हो गया ना? अब इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक डायगोनल रिजल्टेंट है, कौन सा? जो दोनों के पूंछ से स्टार्ट हो रहा है, दोनों के पूंछ से स्टार्ट होने वाला डायगोनल ये वाला डायगोनल, यानी ये जो वेक्टर है,
ये जो वेक्टर है, यही वेक्टर आपका, ये जो डायगोनल है, यही डायगोनल आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। सो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया? ठीक है, यानी कि वेक्टर का ये पैरेललोग्राम लॉ कहता है। हो सकता है कि पेपर में, फाइनल पेपर में आपसे ये पूछा जा सके 11th के। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि दो वेक्टर अगर दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उनके पूंछ से स्टार्ट होकर, उनके पूंछ से शुरू होकर जाने वाला विकर्ण परिणामी सदिश होगा, यानी डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ द टू वेक्टर्स विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। क्लियर हो गया? अब इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए, ये तो हो गया लॉ। अब रियलिटी में ये लेंथ कितनी है ये पता करने के लिए आपको एनालिटिकल मेथड का अप्रोच लगाना पड़ेगा, यानी वो जिसमें हमको मिलता है फॉर्मूला और वो जिसका हम जिंदगी भर यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये अपना अगला देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, एनालिटिकल मेथड। अब एनालिटिकल मेथड के लिए आपको दो चीजें दी रहेंगी, क्या क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी रिस्पेक्टिवली एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो मान लीजिए कि एक वेक्टर है वेक्टर ए, जिसका मैग्नीट्यूड आपको पता है ए, ठीक है, और एक वेक्टर है वेक्टर बी, जिसका मैग्नीट्यूड पता है बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो पैरेललोग्राम का लॉ कहता है कि भाई पैरेललोग्राम बनाओ। बना लिए। तो ये जो पैरेललोग्राम बनेगा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, जो कि ए से और बी के टेल से स्टार्ट हो, वही डायगोनल हमारा रिजल्टेंट होगा, यानी ये रिजल्टेंट है। ये क्लियर हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब सवाल है कि ये रिजल्टेंट कितना है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए वाली लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, ठीक, और यहां पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालेंगे उस लाइन पर। पड़ गया? ये है आपका परपेंडिकुलर। सबका नाम रख देते हैं, ओ, इसका नाम ए, इसका नाम बी, ओ ए ओ बी, या ओ ए ओ बी ना लिखो, ओ पी क्यू, आर रिजल्टेंट है एस और एम। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते थे, मैं नाम रख दिया। ओपी पहला वेक्टर है, ओ क्यू बी वेक्टर है, पीएम और एसएम दिख रहा है, कोई दिक्कत? किए क्या है, ओ ए पता था, बी पता था, उनके बीच का एंगल पता था। तो पैरेललोग्राम लॉ से ये रिजल्टेंट हो गया। जब रिजल्टेंट निकल गया तो जहां वो पॉइंट एस है वहां से एक परपेंडिकुलर डाले इस लाइन पर, जो कि आगे फॉरवर्ड किए, तो ये है 90 डिग्री। इतना क्लियर है? नॉर्मल हो गया। अब मुझे चाहिए रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को हम लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअली क्या है, ओ एस वेक्टर है ना, ओ एस वेक्टर है ना। अब ओ एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो एक चीज सोचिए, ओ से एम, एम से एस, एस से ओ एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल एम पर 90 डिग्री है, यानी इसके सामने ओ एस हाइपोटेनियस होगा। तो ओ एम और एस एम क्या हो सकते हैं, बेसेस और परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई एक बेस कोई एक परपेंडिकुलर। तो हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो पाएंगे कि ओ एस की वैल्यू का स्क्वायर होगा ओ एम स्क्वायर प्लस एम एस स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट में, क्योंकि स्क्वायर होगा ना तो स्क्वायर को उधर भेजे, तो ओ एम स्क्वायर प्लस एम एस स्क्वायर। क्लियर है? बात समझ में आई? अब अगर कैसे भी करके OM और MS पता चल जाए तो अपना काम हो गया। ठीक है,
अब चलते हैं OM ढूंढने। OM पर आने के लिए O से P प्लस P से M आना होगा। O से P और प्लस P से M आना होगा। O से P तो पता है A, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ था A। P से M नहीं पता है और M से S भी नहीं पता है। M से S भी नहीं पता है, तब क्या करें? तो ध्यान से देखिए भाई, A वेक्टर और B वेक्टर के बीच एंगल थीटा था, इसके पैरेलल PS साइड होगी, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक, तो हम cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस, मैंने आपको कल ही क्लास में बताया है। ठीक, तो जब बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, क्योंकि लाल बट्टे कक्का या PVP HHB मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, तो बेस की जगह कौन है? PM, और हाइपोटेनियस की जगह कौन है? PS। तो यहां से PM की वैल्यू आ गई कितनी? PS cos थीटा, और खुद PS cos PS कितना है? B के बराबर। क्यों? क्योंकि PS OQ के लेंथ के बराबर होगा और OQ का लेंथ B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो PM की वैल्यू आई B cos थीटा। इसी तरीके से अगर आप साइन थीटा ढूंढेंगे, तो साइन थीटा क्या होता है? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो SM बाई PS, SM बाई PS। यहां से आपको मिल जाएगा SM या MS बराबर PS साइन थीटा, और खुद PS की वैल्यू है B, तो हो जाएगा B साइन थीटा। क्लियर है? इतना समझ में आया? अगर आ गया तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कैसे? देखिए, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे? OM चाहिए था और MS चाहिए था। MS की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई और OM की वैल्यू होगी OP प्लस PM। ठीक, तो OM की वैल्यू हो गई, ये पूरा हो गया अंडर रूट में OM का स्क्वायर, OM मतलब OP प्लस PS और प्लस MS का स्क्वायर हो गया ना, और इसका भी होल स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर कर लीजिए प्लस PS का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 2 टाइम्स ऑफ OP PS प्लस MS का स्क्वायर कर लीजिए। कहेंगे सर ये क्या हो गया? तो देखिए, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A इंटू B प्लस MS का स्क्वायर, MS का स्क्वायर। अब आपको कुछ करना ही नहीं है। OP की वैल्यू कितनी है? A के बराबर। PS की वैल्यू कितनी है? PS की वैल्यू, सॉरी एक गलती हो गया है, OM की वैल्यू होगी OP प्लस PM, तो S की जगह क्या आएगा? PM, तो यहाँ भी आएगा PS की जगह क्या आएगा? PM, और PS की जगह क्या आएगा? PM। ये ध्यान नहीं दिया, ठीक है, हो गया। अब देखिए, OP की वैल्यू A, PM की वैल्यू B cos थीटा और MS की वैल्यू B sin थीटा, बस वैल्यू रख दीजिए। सो वी आर लेफ्ट विथ अंडर रूट OP स्क्वायर इज नथिंग बट A स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इज B cos थीटा, यानी B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 OP की वैल्यू A, PM की वैल्यू B cos थीटा, तो B cos थीटा। यहाँ A और B लेंथ नहीं है, A का मैग्नीट्यूड है, B का मैग्नीट्यूड है। A और B मतलब ए बी नहीं है, ए अलग चीज है, बी अलग चीज है, नहीं तो आप ए बी मैंने साइड देखी, कहीं ए बी साइड है ही नहीं, है ना, ध्यान रखिएगा। cos थीटा प्लस MS की वैल्यू, तो B स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया? अब अगर आप लास्ट स्टेप फाइंड कर सकते हैं तो बेस्ट है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सॉरी बी स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो 1 होता है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया कितना, वो आया आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बहुत चांस है कि आपसे ये सवाल डेरिवेशन में ही पूछ लिया जाए क्लासेस में, पेपर्स में, क्योंकि अभी आपका 11th का फाइनल पेपर लगभग नहीं हुआ होगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हो सकता है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया बेटा सबका? चलिए देखिए, जब हमारा रिजल्टेंट आ गया, क्योंकि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अभी एक चीज और देखना, क्योंकि वेक्टर वेक्टर होता है तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आपसे कहेगा डायरेक्शन निकालो, तो चलिए डायरेक्शन भी निकाल के देखते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही डायरेक्शन वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं। बिटवीन देम इज थीटा एंगल था, ठीक है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब वही देखिए, जो रिजल्टेंट है ओएस वेक्टर, रिजल्टेंट ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई एंगल बनाएगा किसी ना किसी के साथ। तो ए वेक्टर के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, बी वेक्टर के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा। मान लीजिए आपने अपने मन से कहा कि भाई ए वेक्टर के साथ एंगल है फाई, ये याद रखिएगा कि किसके साथ लेना है, लेट रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एंगल फाई विथ वेक्टर ए। अगर आप बी के साथ लेते तो सीन उल्टा होता, सीन दूसरा होता, हम ए के साथ ले रहे हैं। अगर ए के साथ फाई है तो ये फाई कैसे निकाल सकते हैं, फाई के जस्ट सामने है एस एम जो कि परपेंडिकुलर है और ओ एम बेस है, तो बस टेन थीटा लगा दीजिए। क्लियर है, टेन थीटा यानी टेन फाई। मैंने आपको कल भी बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या लाल बटे कक्का। अगर कोई पाकिस्तान का व्यूअर गलती से भी है वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, अगर मान लीजिए इनकेस है तो भाई कुछ नहीं कर सकते तुम, तुम्हारे देश की प्रॉब्लम है ये कि देश के नेता हैं ऐसे, तो कुछ किया नहीं सकता। इसलिए एग्जांपल सेट है, पीवीपी एच एच बी, पी बाई एच इज साइन थीटा, बी बाई एच इज कॉस थीटा एंड पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस इज टेन थीटा। तो टेन फाई, फाई के सामने ये परपेंडिकुलर और ये पूरा ओ एम बेस, तो मैं पूरा लिख दे रहा हूं एस एम यानी एम एस बाई ओ एम। एम एस की वैल्यू ढूंढ सकते हैं आप आसानी से, एम एस की वैल्यू कितनी थी, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू यानी ओपी यानी ए, और पीएम की वैल्यू थी बी कॉस थीटा। सो टेन फाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। ये आपका डायरेक्शन बताएगा और ये आपका मैग्नीट्यूड बताएगा। बिना मैग्नीट डायरेक्शन निकाले अगर आप मैग्नीट्यूड करके आते हैं तो मान के चलिए कि 100 में से 60, 70, 80% क्वेश्चंस में आप गलत करके ही आएंगे।
आप ये फॉर्मूला याद करेंगे, नहीं याद होगा कभी भी, और याद भी हो गया तो बहुत चांस है कि एरर बढ़े। तो सबसे बेस्ट है tan ढूंढिए, tan के साथ ढूंढेंगे, कभी गलती नहीं होगी। क्लियर है? तो ये आपका रिजल्टेंट का हो गया पूरा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों केस। क्लियर है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आपका रिजल्टेंट। अब देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा था हम लोग एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। एडिशन पढ़ लिया, अब सब्ट्रैक्शन की बारी है। चलिए मान लीजिए यही दो वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब हमसे कहे डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकालो। ठीक है, मान लिए कह दिया, यानी कि वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तब जैसे कहावत है, अंत ही आरंभ है। अंत क्या है? आरंभ है। वैसे एक कहावत और है, क्या? एडिशन ही सब्ट्रैक्शन है। यानी समझ में आ रहा? जोड़ ही घटाव है। यानी घटाना क्या होता है? किसी चीज में जोड़ने का मतलब क्या है? घटाने, जोड़ने का मतलब किसी चीज को जोड़ देना, ऐड कर देना। तो भाई घटाने का मतलब है कि किसी चीज में जोड़ देना, क्या? उसका निगेटिव वैल्यू। ए में से बी घटाने का एक मतलब ये भी है कि ए में हम माइनस बी को जोड़ दें। ए में हम माइनस बी को क्या करें? जोड़ दें। माइनस बी क्या है? माइनस बी वेक्टर बी का अपोजिट है। माइनस बी वेक्टर बी का क्या है? अपोजिट है। तो अगर हमको ए में से बी घटाना है तो घटाने का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। लॉज में ट्रायंगल लॉ, वेक्टर ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, तीन लॉज थे। तीनों लॉज हमको एडिशन के बारे में ही बता के गए हैं। तो घटाएं कैसे? तो घटाने का सिंपल रूल है, क्या? कि जोड़ ही घटाना है। एडिशन इज द न्यू सब्ट्रैक्शन। कैसे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ निगेटिव वैल्यू। तो हमको क्या करना है? बी का निगेटिव लेना है, उसमें ए को जोड़ देना। अब बी का निगेटिव कैसे लेंगे? ये रहा वेक्टर बी, उसको पलट दीजिए, 180 डिग्री से रोटेट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? उसका निगेटिव। यानी कैसे करेंगे? अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, मुझे कह रहा है ए माइनस बी निकालो, तो मैं क्या करूंगा? वेक्टर ए लूंगा, ले लिया। वेक्टर बी इधर जा रहा था, तो इसका उल्टा किधर जाएगा? इधर जाएगा। क्लियर हुआ? बस क्या करना है? ए वेक्टर के सिर में बी वेक्टर को उल्टा जोड़ देना है। हो गया? तो ये ट्रायंगल लॉ से एक नया रिजल्टेंट मिलेगा। मिला ना? यही जो रिजल्टेंट है वही क्या है एक्चुअली? डिफरेंस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर है? अब थोड़ा चेक करें तो ए की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, बी की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, तो ये एंगल कितना है? ये एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा। चेक करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं ऐसे। ये थीटा है तो ये कितना बचा? 180 माइनस थीटा। क्लियर है? यानी कि कुछ करना ही नहीं है आपको। जो आपके पास फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसमें थीटा की जगह 180 माइनस cos थीटा कर, 180 माइनस थीटा कर लेंगे तो डायरेक्ट रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देना होगा। क्लियर है? तो अगर हम आपसे पूछे डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताओ, तब डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 180 में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो cos cos ही रहेगा। तो रिजल्टेंट आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सम आएगा प्लस 2ab cos थीटा, डिफरेंस आएगा माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर है?
इसको ध्यान रखिएगा, बस इतना ही है डिफरेंस में। और वो वेक्टर फॉर्म का डिफरेंस कैसे होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है। क्लियर है? चलिए इस पे क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लो हमें क्वेश्चन दे तो कैसा देगा? वैसे तो ढेर सारे जेईई मेंस, नीट और अलग अलग पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, पर हम कुछ क्वेश्चंस अपने मन से आपको करा दे रहे हैं, फिर उसके बाद तब मेंस और नीट का भी क्वेश्चन देख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ mod of vector a equals to 3 unit, mod of vector b equals to 4 unit, then find the angle between them, angle theta between them, for which their resultant is, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, मान लिए कहें 5 यूनिट। चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है। ठीक, अगर पॉसिबल होगा तो देखेंगे, हम लोग को प्रोसीजर देखना है। 2 यूनिट्स सब वैल्यूज के लिए हमको सिर्फ प्रोसीजर देखना, सही गलत पता नहीं। 1 यूनिट। अब चलिए चेक करते हैं कि क्या सच में ये वैल्यूज पॉसिबल हैं। अगर वैल्यूज पॉसिबल हैं तो कैसे पॉसिबल है, तो आइए देखते हैं। रिजल्टेंट कितना है? 5 यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट। कब? जब ए की वैल्यू 1 यूनिट है, 3 यूनिट है, बी की यूनिट 4 यूनिट है। तो ए की वैल्यू दिया हुआ है 3 यूनिट, बी का वैल्यू दिया हुआ है 4 यूनिट। पहला केस कह रहा है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 5। अब भाई रूल है आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है, अब क्या करना है, स्क्वायर रूट दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बस अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। आर स्क्वायर है 5, 5 का स्क्वायर 25। ए की वैल्यू है 3, उसका स्क्वायर 9, बी का वैल्यू है 4, उसका स्क्वायर 16 प्लस 2ab, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 4 और cos थीटा नहीं पता क्योंकि वही कैलकुलेट कर रहा है। तो हो गया 25 इक्वल्स टू 19, 9 प्लस 16 खुद 25 प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 cos थीटा। 25 में से 25 गया 0, सो 0 इक्वल्स टू 24 cos थीटा। इसका मतलब cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब अगर cos थीटा 0 है तो थीटा इक्वल्स टू हो गया cos इनवर्स 0, जो या तो 90 डिग्री होगा या तो 270 डिग्री होगा। हो गया आंसर? क्लियर है? फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरीके से अगर सेकंड पार्ट कहे, कह रहा मैग्नीट्यूड 2 है, यानी आर की वैल्यू कितनी है 2, तो फिर यही वाला रूल लगेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर, सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, बी का वैल्यू 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 2 ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और cos थीटा। 4 इक्वल्स टू 25 प्लस 4 3 जा 12 और 2 24 cos थीटा। इसको इधर भेजे 4 माइनस 25 यानी कि माइनस का 21 इक्वल्स टू 24 cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू आई माइनस 21/24, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स माइनस 21/24, क्योंकि
हमें ये वैल्यू नहीं पता है कि ये थीटा की कितने पे ये वैल्यू होती है, इसलिए हम लोग ऐसे करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 यूनिट मैंने कर दिया है। अब आपको फर्स्ट वाले के लिए चेक करना है कि अगर आर की वैल्यू 1 यूनिट हुआ तो एंगल कितना होगा। ठीक है, तो ये आपके पास होमवर्क है। क्लियर है, समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपने, जो कि हमारा है प्रोडक्ट, या फिर आज क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो ताकि प्रोडक्ट हम कल एक साथ कवर कर लेंगे दोनों। ठीक है, सही है। ऐसा करते हैं, प्रोडक्ट भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि डिवीजन कर रहे हैं तो फास्ट करना चाहिए, थोड़ा सा और फास्ट। तो आज डिवीजन कर लेते हैं, यानी कि आज प्रोडक्ट कवर कर लेते हैं, फिर कल क्वेश्चंस के साथ फिर डॉट प्रोडक्ट के वो क्रॉस प्रोडक्ट भी कर लेते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं प्रोडक्ट का, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल। गुणा करना क्या होता है, गुणा कैसे करते हैं? 3 गुणे 4, 4 गुणे 3, 2 गुणे 12, 12 गुणे 2, इस तरीके से करते हैं। पर क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर का प्रोडक्ट वैसा नहीं होगा जैसे अलजेब्रा में हम लोग नॉर्मली मैथ में करते हैं। तो फिर कैसे होगा? तो वेक्टर को गुणा करने के दो तरीके हैं, एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। देखने में, सुनने में, पढ़ने में बहुत ही आसान लगते हैं दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को याद रहता है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग इसको 12th में ले जाते हैं। 12th में मैग्नेटिज्म में क्वेश्चंस पूछते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी में डाइपोल मोमेंट में सवाल पूछते हैं, करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में कुछ जगहों पे क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे करंट डेंसिटी में आता है, डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट का आता है, हर जगह यूज ही हो रहा है वेक्टर। तो वहां पे जब जाते हैं बच्चे तो फंसते हैं। मैंने अक्सर अपने 7-8 साल के करियर में ये चीज देखा है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसमें फंसे ना, क्योंकि यहाँ फंसने का मतलब कि आप एक आसान नंबर छोड़ के आ रहे हैं पेपर में। तो मैं आपको दो तरह के वेक्टर्स का प्रोडक्ट, दो तरह का प्रोडक्ट होता है, मैं आपको नाम बता दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं बिंदु गुणन, इसको कहते हैं वज्र गुणनफल। बिंदु गुणनफल, वज्र गुणनफल, बिंदु गुणनफल और डॉट और क्रॉस। कैसे लिखा जाएगा? तो मान लीजिए एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी और इनको गुणा करना है, तो दो तरीके से गुणा करें। बिंदु गुणनफल में होगा तो कहेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर वज्र गुणन होगा तो लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, अब इनका मैग्नीट्यूड या वैल्यू कितना आएगा तो ध्यान रखिएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जिसको जनरली हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। कैसे हुआ, क्यों हुआ, आगे हम लोग इसको अलग से समझेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे तब। अभी सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं। क्लियर हुआ? जब हमको कहेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है बेसिकली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। का मतलब हुआ कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ कॉस थीटा लिए थे, यहाँ लेंगे साइन थीटा, और इसके साथ एक अपने आप एन कैप लगा देंगे। सबका मतलब समझेंगे पर बाद में समझेंगे, अभी सिर्फ वैल्यू लिख लें। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी बी, और साइन थीटा, और उसके साथ लगा देते हैं एन कैप। तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आया वो आया ए बी साइन थीटा।
ए बी साइन थीटा एन कैप। जहां जो एन कैप है वो क्या है, एन कैप है एक यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 हुआ, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 1 हुआ। ए यूनिट वेक्टर हैविंग डायरेक्शन या ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन containing vector A and vector B। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में एक अंतर दिख रहा होगा आपको साफ साफ, क्या क्या जो दिखना चाहिए भी आपको। डॉट प्रोडक्ट में आपको कोई वेक्टर का सिंबल नहीं दिख रहा रिजल्ट में, पर क्रॉस प्रोडक्ट में आपको वेक्टर का सिंबल दिख रहा है, क्योंकि कैप लगा हुआ है। कैप यानी कि खुद एक वेक्टर ही होता है, यूनिट वेक्टर होता है, तो वेक्टर तो ही है। इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्योंकि ये स्केलर है, ये वेक्टर, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, तो आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, आल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक पॉइंट और थोड़ा सा देखिए, ए बी कॉस थीटा, अगर मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो, इसका मतलब है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। और अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर कॉस 0 हुआ तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर है, इससे साबित होता है कि अगर दो वेक्टर हैं और उन्हें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो आपके पास तरीका है, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। अगर वो वैल्यू 0 आ रही है तो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अगर वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए यही सेम चीज, तो अगर मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू 0 हो, अब कहेंगे सर ये आपको याद कैसे है, तो भाई सिंपल, कॉस थीटा देखे, कॉस 0 कब होता है, 90 डिग्री पे, तो 90 का प्लान कर लिया। साइन थीटा देखे, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, सिंपल सी बात है, 0 डिग्री पे। तो अगर थीटा 0 हुआ, इसका मतलब हुआ ठीक कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, या और दूसरे तरीके से कहें तो कह सकते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, संरेखी हैं। क्या है, संरेखी यानी समान रेखा पे हैं। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर यानी संरेखी हैं तो उनके बीच में कोण या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। तो 0 के केस में भी और 180 के केस में भी, दोनों केस में थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। साइन 1 0 या साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। और ऐसे केस में ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, उससे साबित होता है कि वो वेक्टर्स कोलिनियर है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो उससे साबित होता है कि वो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया? हो गया? तो ये क्लास आज की यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स कर लेंगे और फिर हम आपको इन दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे और फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अगर हो सके, संभव हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में जिसके पास भी 11th, 12th, 9th, 10th का क्लास चल रहा है उनको जरूर भेजिए, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को। इस चैनल को बिल्कुल भी अननेसेसरी एक्टिविटीज के लिए नहीं रखा जाएगा। ये चैनल हमेशा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से ही रिलेटेड रहेगा। ये अभय सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू।